तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि 1947 में हमारा देश इंडिया आजाद तो हुआ, लेकिन वो टूटने से बच गया, तो अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज जो हम इंडिया का मैप देखते हैं, जो आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है, अगर मैं आपको यही मैप बताऊं कि कम से कम 565 टुकड़ों में अलग अलग जगह से अगर हमारा इंडिया टूट जाता, तो क्या आज हमारा इंडिया ऐसा होता जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि जब हमारा देश भारत बना तो उसके सामने बहुत से चैलेंजेस थे। अब ये चैलेंजेस कैसे थे? सबसे बड़ा चैलेंज तो था पार्टीशन का चैलेंज, कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसी टाइम पे हमारा इंडिया, एक तो पाकिस्तान अलग हो गया और एक इंडिया रह गया, तो पहले ही हमें पार्टीशन का दर्द मिला। उसके बाद हमें रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आने वाले थे और इंडिया से भी बहुत से लोग पाकिस्तान जाने वाले थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा भी बहुत वायलेंस, किलिंग, मतलब मान के चलो हमारा देश इतनी आसानी से आज दुनिया का इतना बड़ा देश नहीं है। हमारे देश को बनने के लिए बहुत चैलेंजेस सामने आए और जो हमारे लीडर्स ने वो चैलेंजेस फेस करे, यही हमारा चैप्टर हमें समझाएगा। तो आप अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एट मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त। अगर आपसे कोई पूछता है हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था, तो मोस्टली लोग कहते हैं भाई 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। हमारा देश आजाद हुआ था मिडनाइट को। 14 और 15 की आधी रात को ये अनाउंसमेंट की गई थी 1947 में कि नाउ इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब यहां से स्टार्टिंग होती है। और आपको पता होगा कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली स्पीच दी थी अपनी, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ये जो स्पीच दी थी, ये 14-15 अगस्त मिडनाइट को ही दी थी, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंस की ये स्पीच थी। ये बहुत खुश थे कि भाई इतने सालों का जो हमारा स्ट्रगल रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो फाइनली आज हम उसमें सक्सेस हो गए हैं और हमारा देश भारत आजाद होने जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इंडिपेंडेंस वाज अ मूवमेंट ऑफ ग्रेट जॉय एंड होप फॉर इंडियंस, कि बहुत सदियों से, मान के चलो कई सौ सालों से हम इंडियंस ने इस दिन का इंतजार किया था। बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, बहुत से लोग शहीद हुए हैं, तब जाकर हमें ये आजादी मिली थी। तो ये आजादी जो मिली, ये खुशी का भी पल है भाई। आपको अच्छा भी लगेगा, हमारा देश इतने सालों बाद जो गुलामी की जंजीरें थी, मतलब वो अब हट चुकी हैं। अब इसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्योंकि कोई भी देश जब नया बनता है तो उसके सामने बहुत से चैलेंजेस रहते हैं और यही चैलेंजेस अपने को डिस्कस करने हैं। तो जब हमारा देश इंडिया आजाद हुआ तो हमारे मेन गोल्स क्या थे, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में ये समझना है। अभी आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा कि कब हमारा देश आजाद हुआ। अब इंडिपेंडेंट इंडिया तो बन गया, लेकिन उसको हमें किन हाइट्स तक लेके जाना है, किस ऊंचाइयों पर अपने देश को पहुंचाना है, वो मेन गोल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो मोस्टली जो लीडर्स थे, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, यानी कि देश को आजाद कराने के लिए जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये दो गोल्स तो कम से कम फुलफिल होने ही चाहिए जब हमारा देश आजाद हो जाएगा। वो दो गोल्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट गोल है डेमोक्रेसी, यानी कि इंडिया विल बी गवर्न थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स होंगे उनको हमारे यहाँ के लोग ही इलेक्ट करेंगे। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। किसी तरीके का कोई भेदभाव, कोई धांधली, कोई भाई ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी। जो इलेक्शन होगा उसके बाद जो लीडर बनेगा वही देश को चलाएगा। तो ये तो पहला गोल था कि जब अपना देश हम इंडिपेंडेंट कर लेंगे तब उसके बाद ऐसा होगा। देन उसके बाद दूसरा गोल था वेलफेयर फॉर ऑल। इसके लिए भी भाई कोई लीडर मना नहीं करेगा, क्योंकि सभी का फोकस था कि जो गवर्नमेंट है उसको सभी के लिए काम करना है, यानी कि सभी के वेलफेयर के लिए काम करना है, सभी के भलाई के लिए काम करना है, सभी का कल्याण हो इसके लिए काम करना है। तो एक तो जो पुअर पीपल हैं, यानी कि जो गरीब हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं जिस टाइम पे हमारा देश भारत आजाद हुआ था हम बहुत गरीबी में थे। हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉवर्टी का लेवल था। आप मान के चलो कि मिडिल क्लास भी इतना ज्यादा नहीं था, पुअर ज्यादा थे, ठीक है। तो अब इनके लिए सरकार को काम करना था। देन सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज होती हैं जिनको हिस्टोरिकली
बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, जिनके साथ पास्ट में बहुत बुरा बुरा हुआ है, तो उनके लिए कुछ काम सरकार करे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, ये हमारा गोल था। और जो बैकवर्ड सेक्शन है, एक तो होता है कि भाई जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स होते हैं, या उसमें आप जिनको फिजिकली चैलेंज्ड भी कह सकते हो, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ काम करे, गरीबों के लिए काम करे। और जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जो SC ST कम्युनिटीज हैं, जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन रहा है पास्ट में, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम करे। सो दीज वर 2 गोल्स, ठीक है। और सभी इस पे मतलब राजी हैं। कौन मना करेगा कि भाई गरीब की मदद मत करे सरकार, या कौन मना करेगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे मेन गोल्स थे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चैलेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। चलो भाई, खुशियां मना ली, ढोल नगाड़े बजा लिए, नाच गा लिए कि देश आजाद करवा लिया, लेकिन अब क्या देश हमें पूरा मिला था? सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी कि देश आजाद हुआ है। अभी भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा रोल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगर वो नहीं होते तो शायद जो आज पूरा इंडिया हम देखते हैं ना अपने मैप पे, वो आपको दिखता नहीं। तभी उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इसको समझ लो। ऑल्दो इंडिया बिकेम फ्री, द कंट्री फेस्ड मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। कि सिर्फ आजादी नहीं मिली थी, हमें इसके साथ बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स भी मिली थी, जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारा जो देश भारत था वो कंप्लीट इंडिया हुआ करता था, उसको 2 टुकड़ों में, यानी कि एक तरफ इंडिया और एक तरफ मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाकर चले गए जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब अपनी ही जमीन का टुकड़ा होता है ना, तो उसका दर्द होता है, और लोगों को बहुत दुख था। खासकर महात्मा गांधी ने कोई खुशी नहीं मनाई थी जब 1947 में अपने को आजादी मिली थी, तो वो बहुत दुखी थे उस टाइम पे। उनको ये लग रहा था कि पार्टीशन के लिए तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वो चाहते थे कि हम सब मिलकर एक रहें। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो थी वायलेंस। जब पार्टीशन हुआ तो कम्युनल राइट्स भी इसी टाइम पे देखने को मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदुओं ने मुस्लिमों को, मुस्लिमों ने हिंदुओं को, सिखों ने हिंदुओं को, सिखों ने मुस्लिमों को, मतलब कम्युनिटी राइट्स जिसे आप कह सकते हो। एक दूसरे को बिल्कुल मार काट चल रही है, किसी को किडनैप किया जा रहा है, और बहुत लड़ाइयां हो रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो वायलेंस एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक और बहुत बड़ा चैलेंज था जो इंडिया के सामने आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देन मास माइग्रेशन। सी, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहां से यहां जा रहे हो तो ये माइग्रेशन है। अब मान लो पाकिस्तान से हिंदुओं को इंडिया आना है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में तो उनका जीना मुश्किल कर दिया था। पार्टीशन की अनाउंसमेंट होते ही जो हिंदू अपने घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान तो बाद में है, पहले तो वो पूरा इंडिया था, अब उनको उनके घरों से ही निकालने की धमकी मिलने लगी कि भाई यहां से छोड़ के चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। अब इनको माइग्रेशन करना पड़ा। मिलियंस ऑफ दी पीपल हैड टू लीव देयर होम्स। अपने घरों को छोड़ छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। कहां पर? बॉर्डर पार करके, एज रिफ्यूजी बनके। और आप कह सकते हो जो इंडिया का पार्टीशन है वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा वन ऑफ द माइग्रेशंस में से एक है, कि जब मिलियंस ऑफ द पीपल इधर से उधर लोग जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट एंड सफरिंग्स। बहुत सी फैमिलीज भाई बेघर हो गई। आप मान के चलो कई घरों की पूरी लेडीज खत्म हो गई, कईयों के पूरे जेंट्स खत्म हो गए, बच्चे मर गए, पूरी फैमिलियां बिछड़ गई, डिस्प्लेस हो गई। अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाना, फिर वहां पर घर ना मिलना, प्रॉपर्टी चली गई, लैंड चला गया, जॉब चली गई, आपके जो लव्ड वंस हैं, रिश्तेदार हैं, वो सारे बिछड़ गए। मतलब सिर्फ डर डर के वो 1-2 दिन जो कोई जी पाया तो ठीक है, वरना बहुत से लोग इन दंगों में भाई अपनी जान गंवा बैठे। तो ये हमारे चैलेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे हमें चैप्टर को सिर्फ रटना नहीं है, हमें पूरा फील के साथ चैप्टर पढ़ना है कि इंडिया आजाद तो हुआ, अच्छी बात है, बट जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी तो डिस्कशन होना चाहिए ना। प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं, तो ये चैप्टर उसी बारे में है। अब आगे देखते हैं। अब प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारे जो नेता थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने उम्मीद तो नहीं छोड़ी। अब ऐसा थोड़ी है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम काम करना बंद कर देंगे। प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और एक रास्ता ढूंढना पड़ता है, एक वे ढूंढना पड़ता है। तो हमारे लीडर्स का फोकस था एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनानी है, और डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है वोटिंग राइट्स देना। तो हमारे इंडिया में 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि एक इंसान को सिर्फ एक ही वोट डालने का राइट है।
और ये सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी है तो वो 10 वोट डालकर आ जाएगा, नो, हमारे यहाँ पे सभी को 1 वोट डालने का राइट है। इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने फोकस करा कि अपने यहाँ इलेक्शंस हम कैसे करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल फ्री एंड फेयर, बिल्कुल भी इसमें कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, ऐसा इलेक्शन करवाना था और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था। याद रखना 1947 में सिर्फ देश आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में हमारे पास आया है। तो हमारे पास कोई नियम कानून नहीं थे कि भाई देश को चलाना कैसे, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही सब चल रहा था। तो ये इस पे वर्क करना था कि लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों की सुनो, लोगों की बात को सुनो, उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने हैं वो लिखो। देन हमारे लीडर्स का फोकस था जस्टिस एंड इक्वालिटी के ऊपर, कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय होता आया है, खासकर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव को कैसे खत्म कर सकते हैं, सभी को इक्वल राइट देना है। अगर लॉ है तो वो सभी के लिए इक्वल है, ठीक है, कि भाई लॉ कानून जो होगा ना, संविधान में जो लिख दिया वो सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो चाहे कोई आम मजदूर हो, ठीक है, रूल्स सभी के लिए इक्वल रहेंगे। देन हमारे लीडर्स का फोकस था कि जो देश की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे गरीबी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और लोग मतलब लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं था, बहुत से किसान थे वो कर्जे में थे, तो इनके लिए काम करना है। लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार जनरेट करना एक और अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इलिटरेसी, अब मैं आपको बताऊं कि आपने सुना होगा चुनाव चिन्ह, ठीक है, जो वोटिंग के टाइम पे इलेक्शन सिंबल होता है पार्टियों का, तो आपको पता है कि ये जो कमल का निशान, हाथ का निशान, हाथी, ये सब क्यों आया था इंडिया में? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, उनको वो निशान देखकर ही याद रहता था कि वो किसको वोट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इलिटरेसी के ऊपर इंडिया में वर्क करना था। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, उनको स्कूल्स की तरफ पुश करना, ऐसी स्कीम्स बनाना जिससे बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करें। एंड हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, मतलब हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर काम करना। हमारे यहाँ पे बहुत सी बीमारियां थी जिसके इंजेक्शंस भी नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, तो नेहरू जी ने काम किया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनवाने का, ठीक है, एम्स वगैरह या और भी सरकारी हॉस्पिटल्स, जिससे जो गरीब लोग हैं उनका भला हो सके, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। फूड एंड वाटर के लिए सरकार ने काम किया कि भाई जो गरीब जनता है उसको राशन दिया जा सकता है, सरकार क्या उनके लिए काम कर सकती है, पानी कैसे घर घर तक पहुंचाना है, ये सारे काम हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करने वाली थी और बहुत हद तक किया भी, क्योंकि हमारे लीडर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, ऐसा नहीं हुआ। एंड डेवलपिंग द न्यू नेशन, हमारे लीडर्स का फोकस था कि हमारा नया देश भारत कैसा बनाना है, कैसे हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, नालियां, गलियां कैसी अच्छी बनानी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडिया को आगे रखना है, एजुकेशन में भी आगे रखना है, और फाइनली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाना है। तो ये सारा काम इजी नहीं था, लीडर्स ने इन सभी के ऊपर फोकस किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब भारत आजाद नहीं था, बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, आपको पता है ब्रिटिशर्स का रूल था, अपने हिसाब से उनको जो सही लगता था ये वो करते थे, बहुत सी इनइक्वालिटीज थी, ठीक है, किसी को बहुत प्रिविलेजेस मिली हुई थी तो कोई बहुत पिछड़ा हुआ था, कोई बहुत गरीब था, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स थी और बहुत गरीब था हमारा देश भारत, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आई जो अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। हमारा देश भारत आज की डेट में माना जाता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं और इतना बड़ा देश डेमोक्रेसी से चल रहा है और सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशन पे भी काम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो हमारा देश आज एक डेवलपिंग नेशन है, हमारा देश अंडर डेवलप्ड नेशन नहीं है, हमारा देश डेवलपिंग है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ये बिफोर एंड आफ्टर। आगे बढ़ते हैं अब हम। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डिड यू नो? आपको ये फैक्ट याद रखना है कि आज हमारा देश भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको हम यानी कि जनता इलेक्ट करते हैं, तभी वो आगे देश चलाते हैं। इंडिया सिचुएशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो अब हम थोड़ी सी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि भाई इंडिया की सिचुएशन कैसी थी जब हमें आजादी मिली। तो
एक तो 15 अगस्त 1947 ये ऑफिशियल डेट मानी जाती है इंडिपेंडेंस डे की, और इसी टाइम पे अपने को पार्टीशन भी देखने को मिलता है, एक इस साइड से एक इस साइड से, दो पाकिस्तान बनाए गए थे। आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि मेजोरिटी, रिलीजियस मेजोरिटी देखी गई थी। अब जो ये वाला एरिया है यहां पर भी मुस्लिम्स थे और ईस्ट साइड भी मुस्लिम्स ज्यादा थे, तो ईस्ट और वेस्ट दो पाकिस्तान बनाए गए थे, और बाद में वही ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश नाम से आज जाना जाता है। देन जब हमारा देश आजाद हुआ बहुत वायलेंस हुई थी, कम्युनल वायलेंस, दंगे फसाद, आप मान के चलो, मैंने पीछे आपको इंट्रो में ही बता दिया था, और माइग्रेशन हुआ था, बहुत से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना था। तो अब चैलेंजेस क्या आए इंडिया के सामने कि अपने देश को यूनाइटेड कैसे रखें, लोगों को एक कैसे रखें, इकोनॉमी को दोबारा से कैसे ऊपर लेके जाना है, और पीस एंड हार्मनी, ये जो इतने दंगे फसाद हो रहे हैं ये कैसे शांत होंगे, कैसे भाईचारा बढ़ेगा, और कैसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग देश बन पाएगा, इसके ऊपर काम करना था। ठीक है, तो माना जाता है 15 अगस्त का दिन जॉय का भी दिन है और सोरो का भी दिन है, यानी खुशी और गम दोनों साथ साथ मिले थे हमें। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड सफरिंग्स, तो मैंने बताया बहुत सी फैमिलियां बेघर हो गई, प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ उनका चला गया था। एंड देन इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट, ठीक है, जो ट्रेड है वो रुक गया था, पार्टीशन हुआ तो भाई बहुत सी चीजें थी जो बंद हो गई। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लगभग लगभग बंद हो गया, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया, अंग्रेज तो छोड़कर चले गए लोगों को मरने कटने के लिए, और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई जस्ट बिकॉज ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। और गांधी जी का यही मानना था कि भाई ये कोई खुशी का दिन नहीं है, जॉय है, खुशी है, भाई देश आजाद हो गया, बट एट द सेम टाइम ये सौरों का भी दिन है। हमें दुख मनाना चाहिए कि जिस इंडिया को बनाने के लिए हमने इतने टाइम तक स्ट्रगल किया, आज उसके टुकड़े हो चुके हैं, और एक तरफ पाकिस्तान बन गया और एक तरफ अपना जो है वो भारत मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैलेंज, बिल्डिंग नेशन यूनिटी। तो आपके एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो रहा था तो उस टाइम पे कितने चैलेंजेस इंडिया के सामने आए थे। तो 3 सबसे मेजर चैलेंज है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला चैलेंज है, द फर्स्ट चैलेंज, बिल्डिंग नेशनल यूनिटी, अपने देश को एक रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत डिटेल में। तो पहले चैलेंज को अब हम एकदम अच्छे से देखते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स था। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो सिर्फ मुस्लिम्स भरेंगे अपने देश में, हमें सभी को बैलेंस रखना था। हम सभी रिलीजन का बहुत सम्मान करते हैं, हमारा देश जो है वो सेक्युलर देश है, हम पाकिस्तान की तरह मुस्लिम नेशन नहीं बने थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, डिफिकल्टी यही आती है कि इतनी डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल करोगे, इतनी सारी लैंग्वेज। भाई आप जाओ थोड़े थोड़े किलोमीटर पर लोगों की भाषा बदल जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लोगों के रिलीजन बदल जाते हैं, इतने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कई तरीके के लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं। सो बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी देश इतना डाइवर्स होगा तो वो एक तो कभी भी नहीं रह पाएगा। उस देश को एक रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये वाकई में भी बहुत बड़ा चैलेंज था। सो वी कैन से दैट यूनिटी रखना बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के सामने आया। अब हमारी सरकार ने ऐसे में क्या किया, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था और सरकार ने क्या किया, वो देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंडिया है उसके सभी हिस्सों को हमें जोड़कर रखना है। हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ इंडिया से प्यार करो और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो या वेस्ट को छोड़ दो। हमें कंप्लीट एक एक हमारा जो धरती का टुकड़ा है वो इंडिया है और उसको यूनाइट रखना है। तो सरकार का पूरा फोकस था भाई इस पे काम करना है और इंडिया की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि इज्जत करनी है। जो अगर इतने सारी डाइवर्सिटी अपने को मिली है तो ऐसा गम नहीं मनाना कि इसको सिर्फ हमने हिंदुओं का क्यों नहीं बनाया, सिर्फ हमने सिखों का क्यों नहीं बनाया। भाई योगदान तो सिखों का भी है, योगदान तो जैन बौद्ध पारसी सभी रह रहे हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना एक परिवार बनाया जाए, सभी अलग अलग रिलीजियस जो कम्युनिटीज हैं वो मिलकर रहें, जिससे इंडिया और स्ट्रांग हो जाए। और इसके साथ साथ एक वर्ड आता है प्रिंसली स्टेट्स, आपने सुना होगा राजा महाराजा। तो इंडिया में उस टाइम पे राजे महाराजे भी होते थे, ऐसा नहीं है वो खत्म हो गए थे। 1947 में भी
कम से कम 565 ऐसे एरियाज थे जहां के राजा रूल करते थे, और इनको सबसे बड़ी छूट मिली हुई थी कि इंडिया के आजाद होने के बाद ये खुले रह सकते हैं, इनका मन करे तो इंडिया में जाएं, ना मन करे तो अपना अलग देश बना लो। अब यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि ब्रिटिशर्स तो इनको ये राइट देकर चले गए, पर हमारे यूनिटी के लिए खतरा हो गया। सोचो हमारे इंडिया में 565 अगर टुकड़े हो जाएंगे, इतने स्टेट्स बन जाएंगे, तो हमारी यूनिटी कहां से रहेगी, हमारी इंटीग्रिटी यूनिटी सब बेकार हो जाएगी, हमारा इंडिया ही वैसा इंडिया नहीं दिखेगा जैसा आज दिखता है मैप पे। तो इनको इंटीग्रेट करना, एक देश बनाना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और लोगों की रीजनल और कल्चरल जो आइडेंटिटी है, अगर कोई ट्राइबल है तो उसकी भी इज्जत हो, उसकी भी प्रोटेक्शन हो। अगर कोई मतलब जिसकी आइडेंटिटी है, जिसको डर है कि भाई मेरी आइडेंटिटी कहीं यहाँ पर गायब ना हो जाए इस इंडिया में, नए इंडिया में, तो ऐसा ना हो, उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखने थे। तो सरकार को ये सारा काम करना था। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि प्रिंसली स्टेट्स लगभग 562 565 के अकॉर्डिंग आप बीच में मान के चलो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, और इनके अपने अलग रूलर होते थे। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो थे, इन्होंने मिलकर इस पे काम किया, और मोस्टली जो स्टेट्स थे वो इंडिया में आ गए। ठीक है, जो डर था कि नहीं आएंगे और इंडिया बिखर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। और डाइवर्सिटी की इज्जत करनी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही सिखाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा देश भारत इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सभी कल्चर्स की रिस्पेक्ट होती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है इक्वलिटी, यानी कि सभी लोग बराबर हैं जो इंडियन हैं। सो डाइवर्सिटी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्सिटी हम इंडियंस की स्ट्रेंथ है, हमारी मजबूती है। ठीक है, और रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। क्योंकि मैं आपको बताऊं 1956 में हमारे ही देश के अंदर बहुत से नए स्टेट्स बने, और ये क्यों बने, उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले इतना बड़ा महाराष्ट्र था, वहीं से अलग होके गुजरात बना गुजराती बोलने वालों के लिए। इतना बड़ा बड़ा पंजाब था, वहां से ही हिमाचल हरियाणा पंजाब अलग हुआ। क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी थी। तो हमारी सरकार ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। तो आई होप पहला चैलेंज आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम दूसरे चैलेंज की ओर अगर चलें, सेकंड चैलेंज है एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। आप सोचोगे सर दिक्कत क्या है, अंग्रेज तो चले गए, अब डेमोक्रेसी लाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी ज्यादातर उन देशों में होती है जहां लोग पढ़े लिखे होते हैं, जहां लोगों को नेताओं का नाम, उनके पार्टी का नाम समझ में आता है, अपने राइट समझ में आते हैं। बट इंडिया एक ऐसा देश था जहां लिटरेसी रेट बहुत कम थी, जिस टाइम पे हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। तो अब डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है भाई। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनानी है अपने इंडिया में। तो होता क्या है डेमोक्रेसी का मीनिंग, अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होगा भाई 12th में हो, नहीं पता तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार का एक ऐसा नमूना जहां लोग ही सबसे मेन है। आप ही चुनाव में जाओगे, वोट डालोगे और अपने ही मनपसंद नेता को सीट पर बिठाओगे और वो आपके लिए कानून बनाएगा, आपके लिए काम करेगा। दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है, और लोगों के इंटरेस्ट के लिए ही वो काम करेगा। अब डेमोक्रेसी जो है हमारे इंडिया में वो कैसे चलती है, इक्वलिटी पे, कि सभी नेता सभी लोग सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भाई ज्यादा पैसे वाला है तो वो लीडर बन जाएगा इंडिया में, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम है भाई, सबको आजादी है, जस्टिस, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी से वोटिंग का राइट नहीं छीना जा सकता, मैं आपको बता दूं। और हर इंडिविजुअल की अपनी एक डिग्निटी है, अपना सम्मान है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, कानून का शासन, कि हमारे देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्टीमेट लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे पीएम हो, कोई भी हो। तो ये हमारा डेमोक्रेसी का सिस्टम है इंडिया में। अब हमारे यहाँ पे लोग अपनी सरकार को खुद चूज करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से जो ये लोग हैं, पीपल, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे वोटिंग के थ्रू, और गवर्नमेंट फिर इन्हीं लोगों के लिए काम करेगी वापस। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल इस तरीके से चलता है, लोग पहले चूज करेंगे, देन वो लीडर लोगों के लिए काम करेगा। अब इंडिया ने इस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया, डेमोक्रेसी का जो चैलेंज था इसको कैसे सॉल्व किया गया। देखो, सबसे पहले
इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, क्योंकि इससे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम चल रहा था। जब एक बार सारे रूल्स लिख लिए, उसको अडॉप्ट कर लिया और सभी लोगों को, हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। आई होप 11th क्लास से आप आ रहे हो तो आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी होते हैं। तो वो हमने हर इंसान को दिए अपने देश के। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को जो एडल्ट हैं, जो भी 18+ हैं, उनको वोटिंग का राइट दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भाई जो बंदा एडल्ट है वो वोट डालने जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया ने ये किया है डेमोक्रेसी लाने के लिए। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, मींस हमारे जो देश के नेता हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। जो देश का प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होता है, मेन पावर्स उसी के पास होती हैं, और पार्लियामेंट में बैठकर फिर कानून बनते हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हर 5 साल में हमारे देश भारत में इलेक्शंस होते हैं, आप सभी को पता होगा। डेमोक्रेसी इन एक्शन। अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो भाई पहले इलेक्शंस भी तो करवाने हैं। तो 1951 से 52 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए। जनरल इलेक्शंस यानी कि ऐसे इलेक्शंस जहां आप पीएम को बनाते हो, देश के अपने एरिया से एमपीस को चुनते हो, और बाद में जो एक सरकार है वो बनती है। देन उसके बाद ऐसे ही आगे चलते रहे इलेक्शन, 50 मतलब 57, 67, ऐसे आगे 5-5 साल ऐड करते रहो, ये 1977। और आज भी लोग जो हैं इलेक्शंस में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चल रही है कई दशकों से। ठीक है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। तो सेकंड चैलेंज भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा थर्ड चैलेंज है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। देखो मैंने आपको बार बार बताया है 6 मार्क्स में आपका ये पहला टॉपिक आता है, और इसमें कैसे देश को हमें आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, वेलफेयर के लिए क्या करना है, ये एक बहुत बड़ी चिंता थी। तो ये कैसे सॉल्व हुई, इसके लिए क्या क्या था। देखो एम तो ये था कि गरीबी हटानी है, सबसे पहले हटाकर गरीबी, या गरीबी को कम करके ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं। गरीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। फिर है लोगों का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। लोग बहुत मतलब बुरे तरीके से रहे हैं, अंग्रेज अपना मस्त एरिया में रहते थे और इंडियंस ने बहुत कुछ फेस किया है। तो हमारी गवर्नमेंट का मानना था लोगों को एक बहुत बढ़िया लाइफ देनी है, जिससे कि लोगों को अच्छा फील हो कि भाई हम आजाद भारत में रहते हैं, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। अपॉर्चुनिटी ऐसा ना हो कि भाई इसमें हम भेदभाव कर दें, एक को अपॉर्चुनिटी मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही। सभी के लिए काम करना है, सभी का डेवलपमेंट हो पाए, इसके लिए अपने को काम करना है। और जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी काम करना था। हाउ डिड इंडिया ट्राई टू अचीव दिस। अब 3 चैलेंजेस तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपसे कोई पेपर में पूछता है तो आप इतना तो एटलीस्ट लिख ही लोगे कि भाई 3 चैलेंजेस कौन कौन से आए। अब इंडिया ने इसके लिए क्या किया, देखो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को कैसे आगे लेकर जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो आपके एरिया के नियर बाय होते हैं, इम्यूनाइजेशन, आपको वैक्सीनेशन, और मतलब बहुत तरीके की जो चीजें उस पर काम करना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर, जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन्स देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस स्कीम्स लानी पड़ेगी, जो बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मान लो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं, स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले और हमारा देश भारत आगे बढ़े। एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों को जॉब्स मिले। लोग अगर जॉब नहीं करना चाहते, खुद से भी कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी सरकार उनको सपोर्ट करे। और बेसिक जो एमिनिटीज होती हैं, सुविधाएं, जैसे साफ पानी, ठीक है, और आपके टॉयलेट्स वगैरह हो हर घर में, इलेक्ट्रिसिटी, हर घर तक बिजली पहुंचे, सबको घर मिले। तो इंडिया ने ये सब काम करना था। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे हमारा फोकस था कि ग्रोथ सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की ना हो, ग्रोथ ऐसी हो जो सभी की हो, सभी की एक साथ ग्रोथ होगी तो सबसे अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। पूरा जो इंडिया है, ठीक है, सिर्फ एक रीजन नहीं आगे बढ़ाना कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, हमें देश के जितने भी कोने कोने को जोड़कर आगे बढ़ाना है। और गरीब लोग जो पिछड़ गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, यानी कि नॉर्मल लोगों की तरह उनका जीवन बनाना है। रिसोर्सेज सभी को बराबर मिले, सर्विसेज सभी को, सरकारी सुविधाएं सभी को बराबर मिले, इस पे हमारा फोकस था।
तो डेवलपमेंट टू बेटर लाइफ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो उनका जीने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होगा, इंप्रूव होगा, और अच्छी क्वालिटी की लाइफ वो जी पाएंगे, वो सोसाइटी भी खुश रहेगी, और इसके अलावा वो सोसाइटी स्ट्रांग बनेगी। तो इसके लिए हमारी सरकार को काम करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को क्या क्या दिया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो कुछ प्रॉमिस किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें दी गई कि भाई ये लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले कहा गया इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि ये गारंटी दी गई कि हमारे देश भारत में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं सभी को बराबर के राइट्स मिलेंगे, सभी को बिल्कुल कानून के नजर में बराबर समझा जाएगा। तो इक्वालिटी की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने को देता है। देन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत बैकवर्ड हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, वीकर सेक्शंस को उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन वर्ड यहीं से आया है, इनका अपलिफ्टमेंट करना है। जो सोशली बहुत पिछड़े हुए लोग थे इन्हीं के लिए रिजर्वेशन लाया गया था, क्योंकि इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, दैट्स वाई रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड प्रोटेक्शन फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दी, प्रॉमिस किया कि हमारे देश भारत में जो भी कोई रहता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इतनी गारंटी है कि भाई धर्म के नाम पर तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, धर्म के नाम पर कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपका जो मन करे आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। आई होप आपने ये 11th में भी पढ़ा होगा कभी, जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तो उसी के साथ साथ डीपीएसपीस को भी पढ़ाया जाता है अक्सर क्लास में। तो ये क्या है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऐड किया गया था डीपीएसपीस। एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटीज हैं कि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है, मान लो भेदभाव हो रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है ना, तो आप जा सकते हो कोर्ट में। बट डीपीएसपी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, गाइडलाइंस हैं, ये सरकारों के लिए हैं कि आप अपने वहां की जनता का कुछ भला कर सकते हो ये गाइडलाइंस फॉलो करके। बट याद रखना आप इसको फॉलो करवाने कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है पर हमारी गवर्नमेंट तो जा ही नहीं रही है इसको फॉलो करने, तो मैं कोर्ट में आऊंगा, ऐसा नहीं है, ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, डीपीएसपी क्या है आपको मैं एक बार दोबारा बेसिक से समझा देता हूं जिसको नहीं याद। ये गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ये ऐड की गई है, यानी कि पार्ट 4 में इसको लिखा गया है, और ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं है, यानी कि आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि अगर कोई भी ऐसी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सिर्फ गाइडलाइंस लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं, किसी तरीके से लोगों का भला हो जाए, ठीक है, सिर्फ गाइडलाइंस है, इतना याद रखना। अब ये डीपीएसपी है क्यों भाई, इसको लाया गया था लोगों की भलाई के लिए, कि जो लोग हैं उनका कुछ भला हो, सरकार वेलफेयर के लिए काम करे। जैसे कि मान लो गरीबी हटाने के लिए सरकार काम करे, इनइक्वालिटी कम करने के लिए सरकार काम करे, एजुकेशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है, जैसे फ्री जो मतलब आपकी एजुकेशन है ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करना, और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए सरकार काम करे। ये डीपीएसपी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सरकार को गाइडलाइन देना, मोटिवेट करना कि आप ये काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सोशल वेलफेयर में क्या क्या आ जाएगा भाई, सरकार क्या कर सकती है, सभी को जस्टिस जो है वो इक्वल, यानी कि कोशिश करना कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, समाज में जितने भी लोग रहते हैं, और जो गरीब है उसको फ्री लीगल एड, ये भी एक डीपीएसपी है, यानी कि बेचारा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वकीलों की फीस, तो उसको वो फ्री मदद करना सरकार, कुछ ऐसा वकील वगैरह जो सरकारी वकील होते हैं आप उनके पास जा सकते हो। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड वर्कर्स, जो बहुत जगहों पर यह देखा जाता था कि बच्चों से काम करवाया जाता था इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, तो ऐसा ना हो, सरकार इस पे कंट्रोल करे। रूरल डेवलपमेंट की सरकार एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या जो लोग एनिमल्स पालते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, विलेज पंचायत को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट काम करे। तो ये भी एक गाइडलाइन है काइंड ऑफ। और इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों को भाई एक तो राइट है कि लोग कोई भी काम कर सकते हैं, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा राइट देता है, आपको राइट टू वर्क है, आपका जो मन करे आप वो काम करो और आपको दिहाड़ी मिलेगी,
और इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क का। अगर कोई भी मान लो वर्क है मान लो और उसको एक मेल करता है एक फीमेल करती है, तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन दी वेजेस। जो दिहाड़ी मिलेगी वो दोनों को बराबर इक्वल की दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जितने भी लोग हैं सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो सोसाइटी में रह रहे हैं, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन का ना होना। देन उसके बाद हेल्थ, यानी कि सरकार कर सकती है हॉस्पिटल्स को और अच्छा करे, है ना, और बीमारियां कम से कम फैले, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार फैलाए। माल न्यूट्रिशन, जो सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम पे इंडिया की, जो कुपोषण, उसके ऊपर सरकार काम करे और सरकार काम कर भी रही है। एजुकेशन पे काम करे सरकार, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सभी को 8वीं क्लास तक आपको पता है फ्री एजुकेशन मिलती है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो आपके जूते हों, सभी के पैसे सरकार आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजती है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा बनाना, ये हमारे डीपीएसपी की गाइडलाइन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जब 1947 में हमारा देश भारत जब इसका पार्टीशन हुआ, तो एक तो ये वेस्ट पाकिस्तान बना और एक ईस्ट पाकिस्तान बना, बीच में जो रह गया ये था हमारा देश भारत, ठीक है। अब यहाँ पे 14-15 अगस्त की आधी रात को ये सब हुआ था, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब यहाँ पे एक थ्योरी काम करती है जिसको टू नेशन थ्योरी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1-2 मार्क्स में आ ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है, चाहे कोई किसी भी बोर्ड का हो, सभी के लिए है ये वीडियो। और यहां पर ये कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग इनके लिए देश बनने चाहिए, एक हिंदुओं का एक मुस्लिम्स का। टू नेशन थ्योरी कहती है ये दोनों अलग अलग कौम हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते भाई। सो मुस्लिम्स ने बोला हमारी अलग कंट्री चाहिए हमें पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग ने बोला, वहीं की एक पार्टी है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके लीडर थे। तो इन्होंने बोला हमें हिंदूज के साथ नहीं रहना भाई, हमें अपनी अलग एक कम्युनिटी के लिए एक अलग एक कंट्री चाहिए। सो इसी की वजह से पार्टीशन हुआ। पार्टीशन में हजारों लाखों लोग मारे गए और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना। आप कह सकते हो भाई मुस्लिम लीग ने ही कहा था कि हमें नहीं रहना हिंदूज के साथ में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक इस चैप्टर का अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो चैलेंजेस थे, अब पार्टीशन को हम गहराई से समझेंगे कि ड्यूरिंग द पार्टीशन क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ। सो 14-15 अगस्त 1947 को दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, एक तरफ था इंडिया और दूसरी तरफ था अपना पाकिस्तान। सो ब्रिटिश इंडिया पहले होता था, पहले पूरे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। अब जब पार्टीशन हो गया तो एक तरफ आया अपना भारत, एक तरफ पाकिस्तान बना दिया गया। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको पता भी होगी। आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है इसको आप ध्यान से समझ लेना। पार्टीशन मींस बंटवारा, विभाजन, किसी चीज के टुकड़े करना। तो हमारा देश जो था, ब्रिटिश इंडिया जो था, उसको दो सेपरेट कंट्रीज में विभाजित कर दिया गया, उसके दो अलग अलग पार्टीशन कर दिए गए, एक तरफ इंडिया और एक तरफ मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। अब ये क्यों हुआ मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की ही एक पार्टी थी, उन्होंने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया, ब्रिटिशर्स से मिले ये बार बार जाकर और इन्होंने बोला कि भाई ये जो हमारा जहां पर हम रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है, ये इनके लिए दो अलग अलग नेशन हमें चाहिए, हम एक साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम्स की अपनी कंट्री होनी चाहिए, वी वांट पाकिस्तान। इन्होंने नाम भी सोच लिया था पाकिस्तान, ठीक है। सो ये इन्हीं का ही आइडिया था पूरा पूरा। अब ये पार्टीशन हुआ कैसे भाई, 1940 में तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले ये कह दिया था कि हमें अपना अलग ही सब कुछ चाहिए, लाहौर रेजोल्यूशन इन्होंने ला दिया था। फिर 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया जहां जहां मुस्लिम्स हो वहां वहां पर हिंदुओं को मारो और उस जगह को हम पाकिस्तान बना देंगे। इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, ये है। और इसके अलावा ये डायरेक्ट एक्शन डे बहुत खतरनाक घटना थी। इस मतलब वेस्ट बंगाल साइड चले जाओ तो इतने हिंदूज मारे गए थे, बहुत किलिंग्स हुई थी, हद से ज्यादा किलिंग्स हुई थी इसमें। फिर 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है, जहां पर ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि ये सब चीजों को देखते हुए इंडिया एक तो नहीं रह पाएगा, तो इसको हम पाकिस्तान और इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। और 14-15 अगस्त को ये अनाउंस कर दिया गया। 14 तारीख को पाकिस्तान वाले मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, 15 को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दो अलग अलग नेशंस बन गए। तो इस तरीके से ये पूरा पार्टीशन का प्रोसेस हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो बाउंड्री है, यानी कि जो सीमा रेखा है, ये किसने डिसाइड करी? तो ये डिसाइड करने वाले अधिकारी का नाम था
सर सिरिल रेडक्लिफ, ये एक लॉयर थे। अब इनको मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनको आइडिया नहीं था, कभी इंडिया तो आए नहीं थे, इनको पता भी नहीं था कि कौन सी बाउंड्री कहां जाके लगती है। इन्होंने रेड पेन उठा के अपने हिसाब से कहीं भी चला दिया और इनको नहीं पता था कि इसका परिणाम कितना घातक होगा। इनको कोई आइडिया नहीं है। ये अपने ऑफिस में ये एक बार इन्होंने टूर तक नहीं मारा पूरे इंडिया का कि कहां कहां पे जाके हमें बाउंड्रीज कैसे बनानी है। इन्होंने जल्दबाजी में ऐसी ऐसी बाउंड्रीज बना दी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा लाखों हिंदू मुस्लिम सभी परिवारों को, क्योंकि भाई हिंसा दोनों तरफ से हुई थी। तो अब इन्हीं को ही नाम, मतलब इन्हीं का ही नाम आता है भाई। ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री बनाने वाला कौन था? यही था, ठीक है, रेडक्लिफ। और ये द बाउंड्री अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन 17 अगस्त 1947। आजादी के 2 दिन बाद अनाउंस कर दिया गया ये बॉर्डर ऐसे है, ये बॉर्डर ऐसे है, ये बॉर्डर ऐसे है। यानी कि जो बाउंड्रीज थी वो 2 दिन बाद अनाउंस कर दी गई थी। और हुआ क्या, देखो, पेन था, दर्द था भाई। आजादी की खुशी के साथ दर्द मिला, मिलियंस लोगों का घर चला गया, कईयों की अपनी जानें चली गई, कईयों के परिवार बिछड़ गए, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का क्या मानना था? आप सोच रहे होंगे सर इतना सब चल रहा है, गांधी नेहरू कहां चले गए? कांग्रेस का क्या मानना था इस टाइम पे कि टू नेशन थ्योरी गलत है, जो टू नेशन थ्योरी है ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी का भी यही मानना था कि देश एक रहना चाहिए और सेपरेट पाकिस्तान नाम से कुछ अलग से मुस्लिम्स के लिए नहीं बनना चाहिए। और पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि भाई इसके बहुत रीजंस थे। 1940s के आसपास ही मैंने आपको बताया लाहौर रिजोल्यूशन आना, पाकिस्तान के लीडर्स जो पाकिस्तान वर्ड के सपोर्टर्स थे वो मुस्लिम लीग वाले, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए थे कम्युनल पॉलिटिक्स में और बहुत राइवलरी चलती थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। पता है क्या होता था? कांग्रेस तो कभी हारती नहीं थी, मुस्लिम लीग कभी जीतती नहीं थी। तो इनको ये डोमिनेंस का डर था कि अगर हम एक रह गए ना मुस्लिम्स, तो कभी हमारा तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा मुस्लिम्स का। इनका पॉलिटिकल मोटिव था, इन्होंने देश बंटवा दिया। मतलब इनका यह था कि अगर सारे मुस्लिम मुस्लिम एक हो जाएंगे ना तो अपना ही पीएम होगा मुस्लिम, अपना ही सीएम होगा, सब अपनी सरकार होगी, इनके साथ रहेंगे तो कांग्रेस वाले ही जीतते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था, वो भी हमें भाई तुड़वाना ही चाहते थे एक तरीके से। सो ये सारे फैक्टर्स मिलकर इंडिया को पार्टीशन की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, डिसीजन टू डिवाइड इंडिया। अब ये डिसीजन लिया गया कि भाई ब्रिटिश इंडिया 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसी को पार्टीशन का नाम दिया जाएगा। पार्टीशन बहुत पेनफुल है, बहुत डिफिकल्ट है, और पार्टीशन पे भी आपके 4-6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब पार्टीशन ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, इसको ध्यान से समझना। जो बंटवारा हुआ ये हुआ कैसे, कैसे डिसाइड होगा कि कौन कहां का है? तो रिलीजियस मेजोरिटी देखी गई, यानी कि किस धर्म के लोग कहां ज्यादा रहते हैं। जो भी ऐसे एरियाज थे, जैसे मान लो कि ये वाला एरिया है, अगर यहाँ मुस्लिम ज्यादा है तो ये पाकिस्तान कहलाएगा, और जो बचा हुआ एरिया है वो इंडिया कहलाएगा। हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बना था, याद रखना। या तो मुस्लिम्स का होगा या पूरा इंडिया होगा, 2 ऑप्शन थे बस। तो एक तो वेस्ट साइड जो है अपनी, यहां पर बहुत मुस्लिम्स थे और ईस्ट साइड में बहुत मुस्लिम्स थे। तो ये 2 पाकिस्तान बना के दिए, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो अब पार्टीशन से पहले हमारा इंडिया ऐसा था, पूरा एक जुड़ा हुआ भारत, कहीं से कोई भाई ऐसा अलग टुकड़ा नहीं था। पार्टीशन होते ही अपना जो ऊपर वाला हिस्सा है ये चला गया पाकिस्तान में, और ये वाला हिस्सा भी पाकिस्तान में। बाकी जो बच गया है अपना ये वाला हिस्सा, ये पूरा हमारा है। ठीक है, तो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जहां भी थे वो पाकिस्तान बना, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपना इंडिया रह गया। सो व्हाई वाज दिस डन? ये क्यों किया गया? क्योंकि एक तो टू नेशन थ्योरी इसमें वर्क कर रही थी, लगातार मुस्लिम लीग के लीडर्स डेलीगेट्स मिल रहे थे, ठीक है, माउंटबेटन के साथ प्रेशराइज कर रहे थे उसको कि हमें नहीं रहना भाई इनके साथ में, अलग ही रहना है। और रिलीजियस दंगे बढ़ते ही जा रहे थे, और पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए फिर एट द एंड मजबूरी में कह लो, सोची समझी साजिश कह लो, कुछ भी कह लो, ये पार्टीशन होना था, ये हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम 1, इसको ध्यान से समझना। पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान 2 बने। ध्यान से समझना इस वाले पूरे टॉपिक को। ये प्लान इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि देखो एक तो वेस्ट साइड में भी मुस्लिम्स थे और ईस्ट साइड में भी मुस्लिम्स थे। वेस्ट ये पाकिस्तान जो आज प्रेजेंट डे में आप देख रहे हो, और आज का जो बांग्लादेश है इसको ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया था जब ये बनाया गया था। सो ये जो 2 पार्ट्स थे ना, ये इंडियन टेरिटरी में ये वो एरियाज थे
जो सबसे ज्यादा मुस्लिम्स का जहां डोमिनेशन कह लो, पॉपुलेशन कह लो, तो इनको बनाया गया था। ठीक है, अब यही ईस्ट पाकिस्तान में आपको बताऊं 1971 में आजाद होकर बांग्लादेश बना था, इसमें भी इंडिया ने ही इनकी मदद करी थी। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री बाद में चल के। आगे चलते हैं। एक तो पहली प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बता दिया, दो पाकिस्तान बने भाई, एक तरफ है एक अकेला इंडिया और यहां से दो दो पाकिस्तान बना दिए तुमने, तो ये भी तो सही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हर मुस्लिम ऐसा नहीं था जो पाकिस्तानी हो, हर मुस्लिम ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान जाना चाहता। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बहुत फेमस लीडर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया, वहां के बहुत फेमस ये एक लीडर थे। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी लोग जानते थे, क्योंकि ये गांधीयन थे, गांधी जी को बहुत मानते थे और ये कहते थे टू नेशन थ्योरी बहुत गलत है। ये मुस्लिम थे लेकिन फिर भी कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी बहुत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, हमारा देश यूनाइटेड रहना चाहिए, हमारा देश एक रहना चाहिए। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ये लीडर थे और इनके ओपिनियंस को इग्नोर किया गया और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बहुत मुस्लिम रहते थे भाई वहां पे। ये दूसरी प्रॉब्लम है कि हर मुस्लिम को आप ये नहीं कह सकते थे कि ये तो भाई इंडिया का नहीं है, इसको वहां भेज दो, ये इंडिया में ही रहे। देन कम्युनल डिवीजन ऑफ सिटीज, सिर्फ हमारा देश नहीं, छोटे से छोटे शहर भी जल रहे थे इस पार्टीशन की आग में। कैसे? बहुत से एरियाज तो जोन बने हुए थे कि जहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। जैसे मैं आपको बताऊं, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये तीन ऐसे शहर हैं जो जल रहे थे आग में। हिंदू मुस्लिम्स लगातार, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख आपस में बहुत लड़ रहे थे एंड बहुत डीप रिलीजियस डिफरेंसेस थे। हिंदू मुस्लिमों का चेहरा नहीं पसंद करते थे तो मुस्लिम हिंदुओं का चेहरा पसंद नहीं करते थे और डर का माहौल था कि कभी बाहर निकलो और दूसरी कम्युनिटी को कोई दिख जाए, क्या पता कोई मार दे। ठीक है, राइट्स, दंगे, वायलेंस, माइग्रेशन, लोगों की पॉलिटिक्स की रोटियां सिक रही थी। तो ये सिटीज तो जल रही थी। मुस्लिम हिंदुओं के एरिया में जाने से डरते थे, हिंदू मुस्लिमों के एरिया में जाने से डरते थे। तो एक डर का माहौल, सस्पिशियस माहौल था। अब मैंने आपको बताया एक तरफ लाहौर है, भाई लाहौर में मुस्लिम ज्यादा हैं तो वहां पे भाई सिख जाने से डर रहे हैं, हिंदू नहीं जा पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वायलेंस कभी भी हो सकती है। अमृतसर है, यहाँ पे सिख ज्यादा हैं तो यहाँ के मुस्लिम्स डर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली कोलकाता में तो मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, दोनों ही हैं। तो यहाँ पर तो और दंगे हुए कि एक एरिया में ही दो दो कम्युनिटी की मेजोरिटी है तो वो आपस में लड़े। सो लोग जो है ना अपने अपने एरिया में रहना पसंद करते थे, सेफ्टी रहे, सेफ्टी के लिए, पता चले दूसरे एरिया में चले गए और कोई मार काट दे तो ये डर रहता था। अब पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये भाई बहुत ट्रेजिक इवेंट है, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। और मिलियंस लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, बहुत बड़ी यात्रा होती है, वायलेंस बहुत ज्यादा होती है, धर्म के नाम पर मारा जाता है। सिर्फ धर्म पूछ के, हिंदू है चलो उड़ा दो, सिख है चलो उड़ा दो। तो सिखों को भी अपनी आइडेंटिटी छुपा छुपा के आना पड़ा वहां से। कई सिख थे, उन्होंने अपनी जो टर्बन होती है वो हटाकर कैप लगा ली थी, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जस्ट बिकॉज उनकी आइडेंटिटी छुप जाए और उनको कोई मारे ना। और हजारों लोग जो थे वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे, मैं आपको बताऊं बहुत सीरियस यहाँ पे दंगे हुए थे। और दोनों तरफ, ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा था, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों तरफ जो थी ये वायलेंस चल रही थी। अब इस टाइम पे जब माइग्रेशन हो रहा था, जब लोग जा रहे थे, उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, खासकर महिलाओं को, विमेन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से सुनना। जो जितने भी रिफ्यूजी से, रिफ्यूजी कौन होता है? जो अपना घर छोड़कर कहीं चल पड़ता है दूसरी जगह क्योंकि वहां उसका रहना सेफ नहीं है। तो इन रिफ्यूजीज को अटैक किया जाता था, मार दिया जाता था, इंजरीज होती थी, चोट लग जाती थी, कई विमेन्स को उठाकर ले जाते थे। ठीक है, और बहुत सारी विमेन्स को उठाकर किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था कि भाई तुम कुछ और कबूल कर लो। और कुछ विमेन को मार दिया जाता था अपनी ही फैमिली द्वारा। मान के चलो कि अगर किसी फैमिली को डर है कि कभी भी एक मॉब आ सकता है, झुंड, और आपके घर पे अटैक कर सकता है और आपकी जो घर की बेटियां हैं उनके साथ बदतमीजी हो सकती है, तो बहुत लोगों ने क्या करा, अपनी घर की बेटियों को खुद मार दिया अपने हाथ से कि वो किसी दरिंदे के हाथ में ना लगे। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। अपनी फैमिली की जो वो ऑनर है, जो इज्जत है, उसको बचाने के लिए खुद भी लोगों ने अपनी लड़कियों को मार दिया। और
बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए भाई इस माइग्रेशन के टाइम पे। तो नेताओं के तो भाई मान के चलो मौज थी, उनको तो कुछ होना नहीं है, उनके बच्चे मजे में हैं, बट जो बेचारा गरीब है उसका बच्चा भटक गया। अब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, इवन आफ्टर रीचिंग इंडिया और पाकिस्तान, चाहे आप इंडिया पहुंचो चाहे आप पाकिस्तान पहुंचो, हो तो रिफ्यूजी, आपका घर तो नहीं है भाई, कोई बुकिंग तो नहीं कर रखी आपने, पाकिस्तान से चले हो इंडिया में कोई प्लॉट बुक कर रखा है, ऐसा तो नहीं है ना। टेंट में रहना पड़ा, तंबुओं में रहना पड़ा, कैंप के अंदर कई सौ सालों, मतलब 100 नहीं कह रहा, कई सालों तक। मतलब रिफ्यूजीज को एक ऐसी जगह रखा जाता था जो रिफ्यूजी कैंप कहलाता है, और बहुत कच्चा सा एक कैंप होगा, उसी में आपको रहना है। बहुत बीमारियां भी फैल जाती थी उस कैंप में, खाना भी टाइम से नहीं आता था, तो लोग साथ रहते थे 1947 से पहले। यही लोग अब बिछड़ गए। पहले पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर रहते थे, वो पूरा इंडिया ही तो था वहां तक, पर कुछ ऐसा हुआ कि ये सारे लोगों को अब एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो माइग्रेशन भी बहुत ऐसा था पेनफुल, बहुत लोगों का लॉस हुआ, वायलेंस भी हुआ। अब रिफ्यूजीज के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े तो ये वही लोग हैं भाई जो वॉर की वजह से अपना घर छोड़कर कहीं जाते हैं, और या तो लड़ाई हो रही है आपके देश में, या हिंसा हो रही है, या आपको डर लग रहा है वहां रहने में, या आपको पता है कि भाई आपको वहां पे पकड़ के कुछ आपके साथ गलत हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ हो सकता है, प्रोसिक्यूशन वगैरह हो सकता है, निकाला जा सकता है, तो ही आप रिफ्यूजी बनते हो। और रिफ्यूजी को टेम्परेरी एक कैंप में रहना पड़ता है जाके, कुछ इस तरीके से वो कैंप दिखते हैं, और ये जीवन बहुत ही बुरा होता है रिफ्यूजीज का जीवन। एक रिफ्यूजी अपना घर छोड़कर निकलता है और बहुत डर में फोर्सफुली निकलता है, उसकी जर्नी में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, और उसके बाद वो इस कैंप में जाकर पहुंचता है। यहीं पे उसका अंधेरा फ्यूचर, फॉगी फ्यूचर, धुंधला फ्यूचर उसका, जो उसको नजर भी नहीं आ रहा, उसको पता नहीं कब तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब देखो 1947 में राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स, इंडिया या पाकिस्तान दोनों जगहों के जो थे, उन्होंने इस पार्टीशन के दर्द को अपनी नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में, पोएम्स में, अपनी फिल्मों में दिखाने की कोशिश करी है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था। बहुत सी मूवीज बनी हुई हैं, गदर है, अभी सनी देओल की पार्टीशन मूवी भी आ रही है, मैं वापस आऊंगा, अभी एक मूवी आई थी इम्तियाज अली की, उसमें भी उन्होंने पार्टीशन के दर्द को बताया है। बहुत सी ऐसी मूवीज हैं भाई बॉलीवुड के अंदर जो आपको बताती हैं कि पार्टीशन का दर्द क्या था, कितने लोगों के परिवार, दोस्त सब बिछड़ गए थे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, एक तो लोगों का घर बिछड़ता है, जो लोग सेपरेट हो जाते हैं, वायलेंस फेस करते हैं, और एक होप रहती है कि क्या पता दोबारा वापस जाएंगे, यादों में वो बस चीजें रह जाती हैं, बस याद रह जाती है कि भाई हमारा भी कभी परिवार हंसता खेलता हुआ करता था। इन्हीं कहानियों में, किस्सों में, नॉवेल्स में बताया जाता है कैसे दंगे होते थे, जो जो चीजें हमने पीछे डिस्कस करी हैं वो सब इन मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है लोगों को, ताकि पता चल सके। अब जो इंडिया में है, खुशवंत सिंह है, ठीक है, भीषम सहानी, सादत हसन मंटो, अमृता प्रीतम कौर, और पाकिस्तान से इंतजार हुसैन, बप्सी सिंधवा, मंटो, फैज अहमद फैज, इन्होंने बहुत से ऐसी चीजें लिखी हैं जो दर्द बताती हैं दोनों तरफ का, ठीक है। ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, लेकिन वो ह्यूमैनिटी ही मिसिंग थी पार्टीशन के टाइम। अब इंडिया डिवाइड क्यों हुआ ये आपको पता चल गया, लेकिन क्या क्या डिवाइड हुआ अब ये भी समझ लो। भाई इंडिया तो जमीन तो गई गई, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी चली गई। जो पाकिस्तान साइड कुछ सरकारी बिल्डिंग, कोई भी दफ्तर बना होगा, वो पाकिस्तान का हो गया, इंडिया का नहीं है। फाइनेंशियल एसेट्स, जो जमीनें हैं, खेत खलियान, वो भी चले गए। टेबल एंड चेयर, कुर्सी जो उस साइड रह गई वो रह गई, अब वो वापस नहीं आएगी। टाइपराइटर जो थे, है ना, जिससे लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, वो भी वहीं रह गए। किताबें वहीं छूट गई, पेपर क्लिप्स वहीं रह गई, छोटी सी छोटी चीजें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुलिस का जो बैंड होता है, ढोल वोल, जो ड्रम वगैरह पुलिस वाले बजाते हैं, आर्मी वाले, वो सब वहीं रह गया। छोटे से छोटा सामान भी पाकिस्तान का हो गया। ट्रेन, रेलवे के कोच, इंजन, बहुत सारी चीजें वहीं रह गई। पुलिस स्टेशन और बिल्डिंग्स वहां रह गई। आर्मी और पुलिस के इक्विपमेंट्स वहीं रह गए। बहुत सी फाइलें, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वहां रह गए। बैलेंस रह गया वहीं पे कई लोगों का, कैश बैलेंस, ठीक है। दुकानें, फर्नीचर, गाड़ियां, कई लोगों का सब कुछ छूट गया, और उस साइड रह गया, उस पार रह गया। तो सिर्फ ये देश का बंटवारा नहीं था, छोटी से छोटी चीजों का बंटवारा हो गया था। तो यही हुआ, ठीक है, कि ये इतना डिफिकल्ट क्यों था। ये सब बहुत जल्दी में हुआ है, लोग कंफ्यूज थे, लिटरली कंफ्यूज थे। वो भोंपू चलाकर बस अनाउंसमेंट कर दी कि चलो भाई चलो, ये एरिया पाकिस्तान बन चुका है,
अपने घर को चले जाओ यहाँ से, ठीक है, पाकिस्तान छोड़ दो। तो लोग जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाएंगे, हैं भाई पाकिस्तान बन चुका है मतलब हम तो यहीं पे ही रहते हैं, हमारा घर है, तो हमारा घर कैसे, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो उनको बोला गया नहीं जाओगे तो भाई आपके साथ हिंसा होगी, वायलेंस होगी, और रिकॉर्ड नहीं है कईयों के पास, कभी दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, लोग कंफ्यूज हो गए थे बहुत ज्यादा। तो ऐसे में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी उस टाइम पे बहुत धीरे हो गया था, लोगों की प्रॉपर्टी जा रही थी, सर्विसेज तो मान के चलो सारी सुविधाएं ठप हो गई थी, जो होती है ना एक देश में, वो सुविधाएं हो गई थी ठप, ठीक है। ह्यूमन लॉस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, देखो सामान चला गया कोई बात नहीं, दूसरा खरीदा जा सकता है, पर आपकी जान अगर चली गई तो वो इंसान वापस थोड़ी आएगा। पार्टीशन में लगभग 8 मिलियन लोगों ने, लगभग 80 लाख लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था इधर से उधर, और इन 80 लाख में से 5 से 10 लाख लोग ऐसे थे जो पार्टीशन में अपनी जान गंवाते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी थी। माइग्रेशन हुआ, पुराना घर छोड़कर नए घर की तरफ आए, ठीक है, ट्रेन पे अटैक हुए, कई ट्रेनें ऐसे थी जो लाशों से भरी हुई वापस आ रही थी, सिर्फ लाशें थी उसके अंदर, और बहुत से रिफ्यूजी कैंप थे, टेम्परेरी घर बना लिया लोगों ने, उसी को अपना रहना तो था ही, लूटपाट, ठीक है, वायलेंस, ये बहुत कॉमन हो गया था। तो ये सब चीजें आ रही थी। इंडिया का डिसीजन था कि भाई देखो, इवन आफ्टर मैनी मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, इंडिया से बहुत से मुस्लिम्स चले गए थे पाकिस्तान में, बट स्टिल 10 से 12% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो मुस्लिम्स थी। अब ये उस टाइम पे माइनॉरिटी थी, ये बात 1951 की हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो 88 से 90% अदर रिलीजन के लोग थे, 10 से 12% मुस्लिम थे हमारे इंडिया में। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला ये जो 10-12% है हम इनकी भी प्रोटेक्शन करेंगे, हम माइनॉरिटीज को राइट्स देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया में तो सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, ज्यूविश लोग भी हैं जिनको यहूदी कहा जाता है। तो इंडिया में यूनिटी है, ये डाइवर्सिटी को हमने रिस्पेक्ट किया। और पार्टीशन से क्या हुआ, पाकिस्तान तो अलग देश बन गया, मुस्लिम कंट्री बन गया, और बहुत लोगों का मानना था कि क्या इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। क्या मतलब ऐसा होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ये आपके लिए एक सवाल है, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हो। शुड इंडिया बिकम अ कंट्री ऑफ ओनली वन रिलीजन, क्या हमारा देश भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहां सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हों। तो आपके लिए ये सवाल है जो आपसे एनसीईआरटी भी पूछती है। द सिचुएशन इंडिया फेस्ड, तो एक तो पार्टीशन, फिर माइग्रेशन, फिर लोगों का डर, तो इंडिया को अब अपना रास्ता चुनना था। इतनी प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल तो चली रही हैं, अब इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आगे आएंगी। देखो इंडिया पाकिस्तान में बहुत फर्क है, इंडिया सेक्युलर है, पाकिस्तान इस्लामिक है। वो नहीं मानता सेक्युलरिज्म को भाई, वो तो सीधा हिंदुओं को टारगेट करते हैं पाकिस्तान वाले, वो नहीं देखते जितना हमारे इंडिया में यहाँ देखा जाता है। हमारे यहाँ सब बराबर है, पर वहां पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन वहां भेदभाव होता है। हमारे यहाँ यूनिटी में डाइवर्सिटी, यानी कि मतलब कितने भी लोग हों हम एक रहते हैं, लेकिन वहां सिर्फ मुस्लिम्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इंडिया ने तो भाई सेक्युलरिज्म का रास्ता अपनाया, यानी कि सभी लोग बराबर हैं हमारे लिए, सभी जिसका जो मन करे भाई उस धर्म को फॉलो करो, है ना, सभी को राइट्स बराबर के दिए गए हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। हमारी स्ट्रेंथ ही यही है कि हम लोग इतना आगे बढ़ गए कि कहते हैं कि भाई हमारा इंडिया चांद पे है, और एक वो लोग हैं जिनके सिर्फ झंडे पे चांद है, ठीक है, वो चांद पे पहुंच भी नहीं सकते। तो यही फर्क है कि हमारा इंडिया बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान अभी भी वही रिलीजियस कट्टरता पे ही फंसा हुआ है। अब यहां से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है प्रिंसली स्टेट्स का। अब इसे हम समझते हैं डिटेल में। सो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा जो ब्रिटिश इंडिया था, अब एक तरफ वो एरियाज हैं जहां पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल कर रखा था, और एक तरफ वो एरियाज हैं जहां उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। अब ये क्या है, देखो ये राजा महाराजा का स्टेट है, उनके जो इंटरनल मैटर होंगे वो अपना खुद मैनेज करेंगे, बाहर का मैटर ब्रिटिशर्स देखेंगे, ठीक है। मान लो कोई टेरिटरी है, उसके अंदर का जो भी कुछ होना है ना वो वहां का राजा देखेगा। अब बाहर के जितने फॉरेन मैटर्स होंगे वो ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो इसको आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स की जो सुप्रीमेसी होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हम इनके अंडर में हैं, ठीक है। तो ये थे प्रिंसली स्टेट्स। इसी सिस्टम को सुजेरेनिटी या पैरामाउंसी भी कहा जाता है कि जब आप अपने से ऊपर किसी को मान लेते हो और वो आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल
करने लगता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये समझते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे, राजे महाराजे अपना अलग से जी रहे थे। भाई ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स ने सबको कंट्रोल में कर लिया था और वो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर चुके थे। सिर्फ अपने इंटरनल मैटर्स पे उनका कंट्रोल था, बाहर के मैटर्स पे कोई कंट्रोल नहीं था। देखो ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन से सत्ता चल रही है वो सबसे ऊपर है, सभी प्रिंसली स्टेट्स इसके अंडर में होंगे, चाहे जितने भी हो, 500 400 550 जितने भी हैं वो इनके अंडर रहेंगे। जो प्रिंस होंगे वो अपने एरियाज को रूल करेंगे, इंटरनल मैटर्स देखेंगे, बट ब्रिटिशर्स सबसे ऊपर रहेंगे। यही है हमारा सुजेरेनिटी, ठीक है। जो प्रिंसेस जितने भी थे, राजा महाराजा, वो इसी को मानते थे, इसी को फॉलो करते थे। अब प्रिंसली स्टेट्स के बारे में जो फैक्ट्स हैं आपके एनसीईआरटी से एमसीक्यूज वगैरह भी बन सकते हैं। 565 टोटल थे, मान के चलो भाई कितना बड़ा नंबर है। आज अगर हमारे देश में 565 स्टेट्स होते तो आप सोचो हमारा देश कितना वैसा अलग अलग पार्ट्स में बट जाता। तो 1/3 इंडिया तो सिर्फ इन प्रिंसली स्टेट्स ने घेरा हुआ था, इतने ज्यादा थे। और 1/4 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, जो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन 1/4 लगभग 1/4 इस प्रिंसली स्टेट के अंदर रहा करती थी। तो अगर मैप में देखोगे तो जो व्हाइट वाला एरिया है ये वो एरियाज है जहां पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, और जो रेड कलर से आपको दिख रहा है लाइनिंग करा हुआ, कुछ ऐसे एरियाज जहां पर जो रूलर्स होते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई क्या कि इंडिया छोड़कर जाने से पहले ब्रिटिशर्स ने पैरामाउंट खत्म करने का अनाउंसमेंट किया कि अब इंडिया तो आजाद हो जाएगा, पर इन राजा महाराजाओं का क्या होगा। तो वो जो सिस्टम था सुप्रीमेसी वाला, इन्होंने बोला हम खत्म कर देंगे और प्रिंसली स्टेट्स को हम लीगली राइट दे देंगे कि आप इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, या आपकी मर्जी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई इंडिया के लिए कि भाई इतने ज्यादा देश, इतने ज्यादा छोटे छोटे स्टेट्स बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट देश बन जाएंगे। सोचो कश्मीर तक जाना है तो आपको वीजा देना पड़ेगा, मतलब वीजा लेना पड़ेगा, हैदराबाद तक आने के लिए, मणिपुर तक जाने के लिए, गुजरात तक जाने के लिए। इतने छोटे छोटे ये प्रिंसली स्टेट्स थे। अब उनको कहा गया या तो इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ या आजाद रह लो, डिसीजन आपका है, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब ये डिसीजन रूलर का था, लोगों का नहीं था। याद रखना, जो इनके अंदर लोग रहते हैं उनको राइट नहीं दिया गया था कि आप इंडिया में जाना चाहते हो या पाकिस्तान में जाना चाहते हो। वहां के जो रूलर्स थे उनको ये राइट दिया गया था कि आप कहीं भी जा सकते हो जहां आपका मन करे, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो हुआ क्या, अगर ये प्रिंसली स्टेट्स आजाद रहते तो इंडिया में कई 100 छोटे स्टेट्स बन जाते, जो बिल्कुल गलत था। नेशनल यूनिटी हमारी वीक हो जाती, बहुत डिफिकल्ट होता, हमारा इंडिया स्ट्रॉन्ग रह पाता। सो इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, जोड़ के रखना सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिपेंडेंस का। आपको याद हो तो मैंने पहले टॉपिक में भी आपको पढ़ाया था, जो 3 चैलेंजेस आए थे उसमें से एक ये भी था, इनको कैसे रखना है। तो अब इसके 3-4 तरीके हैं। या तो परसुएशन, बातचीत करो, टॉक्स करो, मीटिंग करो, समझाओ कि भाई हमारे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर नहीं है तो भाई नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, भाई रूलर्स को एश्योर करो हम आपको ये पेंशन देंगे, प्रिविलेजेस देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टेट्स को मर्ज कर लो। अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा तो पुलिस एक्शन। भाई जब लग रहा है कि लोग आना चाहते हैं और राजा नहीं आना चाह रहा तो फिर इंडियन आर्मी का यूज करो, पुलिस का यूज करो और अटैक कर दो और फोर्सफुली उनको इंडिया में ले आओ, जैसा हैदराबाद में हुआ और जूनागढ़ में भी हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे आगे रहते थे, होम मिनिस्टर थे वो, और एक डॉक्यूमेंट होता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पे साइन करने के बाद आप इंडिया के अंदर आ जाते हो, और मर्जर का एग्रीमेंट होता था और लोगों की सपोर्ट भी मिलती थी। अब हुआ क्या, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिया में आना ही नहीं चाहते थे, इंडिया से अलग रहना चाहते थे, जैसे त्रावणकोर हो गया, ठीक है, ये केरल साइड का एक स्टेट था। ये कहते हैं कि भाई हमें इंडिया में आना ही नहीं है। हैदराबाद हो गया, यहाँ का रूलर मुस्लिम था, निजाम था, वो भी कहता है मैं अपने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूं, इंडिया में नहीं आना चाहता मैं। भोपाल, नवाब ऑफ भोपाल डिडंट वांट टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आना चाहता था। और ऐसे ही बहुत से एरियाज थे, जम्मू कश्मीर का भी राजा था, वो भी नहीं आना चाहता था स्टार्टिंग में।
अब ये चाहते थे कि हमारी पावर, हमारा नाम चलता रहे, हम क्यों किसी के अंडर में जाएं, है ना। इनको ये डर था हमारा पैसा धन दौलत सब इंडियन गवर्नमेंट ले लेगी, और इनको नई गवर्नमेंट पे भरोसा भी नहीं था। तो भोपाल, हैदराबाद, त्रावणकोर, ठीक है, और जम्मू कश्मीर आप पढ़ोगे अपनी आने वाले चैप्टर्स में, वहां का भी राजा नहीं आ रहा था भाई आसानी से। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और एक और बात बता दूं, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये थे तानाशाह, अपने हिसाब से सब काम करते थे, अपनी पावर अपने हाथ में रखते थे, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे, तो लोग तो परेशान थे ही थे। तो इससे होगा क्या, अगर ये नहीं आएंगे तो हमारी यूनिटी नहीं बन पाएगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो हम सपना देख रहे हैं वो कैसे हो पाएगा, डेमोक्रेसी कैसे आ पाएगी जब हमारे देश के इतने टुकड़े रहेंगे। तो अब ऐसे में सरकार ने डिसीजन लिया कि कैसे भी करके इनको जोड़ना है। जो उस टाइम की इंतरिम गवर्नमेंट थी वो ये कहती है कि भाई इंतरिम मतलब इमरजेंसी में बनाई हुई गवर्नमेंट, जब इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो कैसे भी करके इंडिया को एक रखना है, यूनाइटेड रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान, अब ये जो प्लान बना था उसमें यही था कि भाई यहाँ तो इंडिया, या पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट। अब इसका सीधा फायदा इन राजा महाराजाओं को मिल रहा था, और इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम के डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर भी थे, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, फर्म तरीका अपनाया, आराम से भी बात करी, जो नहीं माना तो वहां पर फोर्स भी दिखानी पड़ी, नेगोशिएशन भी किया, तो बातें करी, ठीक है, अश्योर किया, आराम से भी बात करी, और लास्ट में ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इस पे साइन करवाकर लोगों को जोड़ा अपने साथ में। इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आज हमारा इंडिया एक हो पाया। तो गवर्नमेंट का सबसे जो मेन आइडिया था वो यही था कि लोगों को देखो क्या चाहते हैं, क्या उस एरिया के लोग इंडिया में आना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, अगर है तो उस एरिया को तो किसी हालत में छोड़ नहीं सकते, फ्लेक्सिबल रहना है कि भाई ठीक है, अगर कुछ एरियाज नहीं आ पा रहे हैं तो उनको थोड़े स्पेशल राइट्स दे देंगे, अगर वहां के लोगों की अलग जरूरतें हैं, ऑटोनॉमी, यानी कि आप उन लोगों को थोड़ी पावर दे दो कि अपने लोकल अफेयर्स को आप खुद हैंडल कर लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भाई इस पे भी मान लिया, ठीक है नहीं करेंगे। नेशनल यूनिटी की पार्टीशन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि यूनिटी बनाए रखनी है, तो हमारा सबसे मेन प्रिंसिपल था कि देश को एक रखना है, एक फ्यूचर है हमारा, एक तिरंगा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, देश भी हमारा एक होगा। तो ये सरकार का मानना था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, देखो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये अक्सर पूछा जा सकता है, इस पे साइन करना होता है अगर आपको इंडिया में आना है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इस पे साइन करोगे तभी माने जाओगे कि आप इंडिया के मेंबर बन चुके हो। सो मोस्टली स्टेट्स ने मान के चलो कि यहाँ पे 15 अगस्त से पहले पहले इस पे साइन कर दिया था, ठीक है। और जो रूलर्स इसको मान लेंगे तो भाई फिर जो डिफेंस के मैटर होंगे, एक्सटर्नल मैटर होंगे, जो कम्युनिकेशन के मैटर्स होंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि अब आप इंडिया के अंदर आ चुके हो। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, ये 4 ऐसी जगह हैं जहां के रूलर्स आने को तैयार नहीं थे, ज्वाइन होने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे हमें इंडिया में आना ही नहीं है। और इनको भाई यहाँ तो रूलर डिसाइड करेगा कि मुझे आना है, अगर आना है तो साइन करो और आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद वो गवर्नर जनरल पढ़ेगा उस डॉक्यूमेंट को, फिर इंडिया उस रिक्वेस्ट को मान लेगा और आप इंडिया का मेंबर बन जाओगे। ये पूरा सिंपल सा प्रोसेस होता था कि अगर आपको इंडिया में आना है। तो हैदराबाद की जो कंडीशन है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, हैदराबाद का मर्जर कैसे हुआ था। देखो हैदराबाद सबसे बड़ा पेनिनसुलर स्टेट था, और हैदराबाद के चारों तरफ इंडियंस की टेरिटरी थी, है तो ये भी अपनाई, पर उस टाइम पे यहाँ का निजाम, यहाँ का रूलर था। तो आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जोड़ दोगे ना, तो पूरा उस टाइम पे इतना बड़ा था हैदराबाद, तो भाई बहुत बड़ा एरिया था। अब यहाँ का जो रूलर था उसको निजाम कहा जाता था, बहुत अमीर आदमी था, इसने डिसाइड कर लिया था इंडिया में जाऊंगा नहीं, मुझे अपना अलग रहना है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट रखना चाहता था अपने हैदराबाद को, ये इंडिया में ज्वाइन होने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो जो निजाम है, ठीक है, असफ जहा, ये हैदराबाद पे रूल करता है, और इस पे बहुत पावर थी, इसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, इसके पास पैसा था, सब कुछ था। तो 1947 में क्या होता है, नवंबर 1947 में हैदराबाद और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि एक ऐसा एग्रीमेंट टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन फॉर 1 ईयर वाइल नेगोशिएशन कंटिन्यू, जो चल रहा है वो चलता रहेगा 1 साल तक, अगर डिसीजन आ जाएगा तो ठीक है, वरना जो सिचुएशन है अभी वही रहेगी, बदलाव कोई भी नहीं होगा। तो ये हुआ, ठीक है। तो
इसमें हैदराबाद और इंडियन गवर्नमेंट दोनों बातचीत करते हैं। निजाम एक तरफ से आता है, वो मानने को ही तैयार नहीं था भाई। अब जो लोग थे यहाँ के हैदराबाद के, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे हैदराबाद में कि वो अलग से उसको एक देश बनाए। वहां के लोग इंडिया में आना चाहते थे, निजाम को अपोज कर रहे थे। और जो तेलंगाना के वहां के किसान थे वो भी तंग थे। इन्होंने निजाम के अगेंस्ट मूवमेंट भी चलाई, जो बहुत सारी विमेन थी वो मूवमेंट में शामिल हुई। और हैदराबाद शहर के अंदर जो ये पूरा मूवमेंट था ये बहुत भयंकर था, मतलब इनका गुस्सा देखते ही बन रहा था। तो एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो वहां पे मूवमेंट चलवा रही थी, और एक हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी थी। इन दोनों ने लोगों को जोड़कर निजाम के अगेंस्ट बहुत तकड़ा मूवमेंट आंदोलन चलाया वहां पे। अब हैदराबाद के अंदर क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ये मानने को तो तैयार था नहीं। तो हैदराबाद तो निजाम के अंडर में था, प्रिंसली स्टेट था, मैंने आपको बता दिया। ये अपना आजाद रहना चाहता था, ये भी बता दिया। अब इसके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स होती थी निजाम के पास, जिसको रजाकार कहा जाता है। ये इन पे हथियार होते थे। ये क्या करते थे, लोगों को अटैक कर देते थे, किसी को भी मार देते थे, ठीक है, लूटते थे, वायलेंस करते थे। खासकर जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे उसके अगेंस्ट तो ये और ज्यादा ऐसी बर्बरता करते थे, ठीक है। तो ये इससे भी लोग परेशान थे, लोग बहुत गुस्सा थे। तो ऐसे में पुलिस एक्शन, या जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये लेने की सोची। और 1948 में इंडियन आर्मी वहां पर पहुंचती है, और आर्मी ने निजाम की फोर्सेस को हरा दिया। कुछ ही दिनों में निजाम ने सरेंडर कर दिया। हैदराबाद हमारा पार्ट बन गया इंडिया का। इसी को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया जाता है। जो रजाकार होते थे, मैंने आपको बताया, लोगों को मारते पीटते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है। और ऑपरेशन पोलो से क्या हुआ, इंडियन आर्मी गई, निजाम को हराया, सरेंडर करवाया, हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनवाया। मणिपुर में क्या हुआ था इसको भी समझ लो। मणिपुर का मर्जर भी आपके पेपर में आता है, ये 2 मर्जर्स पूछे जाते हैं। तो आजादी से पहले जो मणिपुर का महाराजा था बोध चंद्र सिंह, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था, इंडिया के साथ ये आना चाहता था, ठीक है, इसका मन था, इंडिया में ये आना चाहता था। अब इंडिया ने कहा कि भाई हम आपको इतना एश्योर करते हैं, मणिपुर में जो आपके इंटरनल मैटर है वो आप देख लेना, हम नहीं घुसेंगे, ठीक है, कि अपने इंटरनल अफेयर्स आप खुद देख लेना। लेकिन हुआ क्या, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, इलेक्शंस करवाए गए, लोग इससे खुश नहीं थे यहाँ के महाराजा से। तो जून 1948 में महाराजा ने इलेक्शंस करवाए। अब ये जो मणिपुर में इलेक्शंस हुए थे, ये याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी यहाँ पे, कि यहाँ पर जो भी अब काम होगा राजा महाराजा आगे करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम होगा जहां किंग तो होगा, लेकिन जितना भी काम होगा, जो पावर होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। और मणिपुर इंडिया का वो पहला स्टेट था जहां पर सभी लोगों को वोटिंग के राइट्स दिए गए, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको कहा जाता है, वो मणिपुर में आया। और सभी एडल्ट्स को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कास्ट के हो, जेंडर के हो, उनको वोटिंग का राइट दिया गया। और इस तरीके से ये हुआ। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि इंडिया में नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अब मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी है उसने कहा कि अच्छा किया भाई आ गए, पर मणिपुर की बहुत सी पार्टीज ने बोला कि मणिपुर को इंडिया के साथ नहीं आना चाहिए था। तो ये डिबेट वहां पे चलती रही, और एट द एंड मैंने आपको बता ही दिया है, मर्जर एग्रीमेंट पे तो साइन कर ही दिया था, और ऑफिशियली मणिपुर आज हमारा पार्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अब हमारा अगला टॉपिक है, और इसको बहुत ध्यान से समझना। देश आजाद हो चुका है, अब स्टेट्स को दोबारा बनाना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे थे जितने भी स्टेट्स थे। अब हमें अपने हिसाब से बनाना था। हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, हमें यूनिटी भी रखनी है, अपने देश को एक जोड़कर भी रखना है। तो स्टेट की जो बाउंड्रीज थी ना, अंग्रेजों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई थी, ठीक है। इनको आर्टिफिशियल भी आप कह सकते हो, ये असली बाउंड्रीज नहीं थी। असली तो हमें खुद बनानी थी ना देश को आजाद करके। तो हुआ क्या, इन्होंने अपने हिसाब से सब बना रखा था। अब कांग्रेस पार्टी ने एक प्रॉमिस किया था, कांग्रेस पार्टी ने लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि हम जब भी आजाद होंगे, 1920 में कहा था इन्होंने, जब भी आजाद होंगे तो हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को अपनाएंगे, यानी लैंग्वेज के बेसिस पर हम देखेंगे कि भाई जो स्टेट है उसको बनाना है या नहीं बनाना। लैंग्वेज को देखा जाएगा, उस स्टेट में अगर एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं तो वो उनके लिए डेडिकेटेड स्टेट बना दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सी कमिटीज भी बनाई गई थी, देखो कि भाई ये लैंग्वेज के लोग हैं तो इनकी अलग कम्युनिटी, मतलब लैंग्वेज पे कांग्रेस का बहुत फोकस था, ठीक है।
तमिल कांग्रेस, बंगाली कांग्रेस, मराठी कांग्रेस कमेटी, मतलब इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी कमेटीज भी बना रखी थी। तो अब इतना डिले क्यों हुआ? ये रीऑर्गेनाइजेशन आजादी के बाद तुरंत क्यों नहीं सरकार ने किया? हमें बहुत बड़ा डर था कि क्या पता हमारा देश, उसकी यूनिटी पे खतरा ना आ जाए अगर हम लैंग्वेज पे देखने बैठे, कि हमारा देश जो है वो बट ना जाए और हम अपनी मेन प्रॉब्लम से ध्यान भटका कर लैंग्वेजेस में फंस जाएं। गरीबी से भी तो निकलना है, देश को आगे भी तो बढ़ाना है, वो सब छोड़ छाड़ के पहले हम लैंग्वेज थोड़ी देखने बैठ जाएंगे। तो हमें सभी को जोड़ना है, चाहे वो प्रिंसली स्टेट क्यों ना हो। फिर उसके बाद पार्टीशन से जो जो चीजें हुई हैं उसको भी तो फेस करना है। तो इसी के दौरान एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जिसको विशाल आंध्रा मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो लोग तेलुगु बोलते थे, मद्रास प्रोविंस के जो लोग थे, बेसिकली साउथ इंडिया में ये सब चल रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें अपना तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग एरिया चाहिए, ठीक है, एक अलग स्टेट चाहिए, और इसके लिए हम इसको आंध्रा स्टेट का नाम देंगे। तो बहुत लोगों ने बोला भाई सही बात है, जब उनकी भाषा अलग है तो उनके लिए अलग होना चाहिए। तो इसके लीडर थे पोटी श्री रामुलु, ठीक है, और ये कांग्रेस के लीडर थे, महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। तो उन्होंने एक भूख हड़ताल शुरू करी कि भाई मैं जब तक बैठा रहूंगा जब तक आप आंध्रा स्टेट नहीं बना कर दोगे। तो वो 56 दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई तो भाई बहुत लोग प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत लोग गुस्से में आ गए, वायलेंस होने लगी, बहुत लोगों की जान चली गई पुलिस की फायरिंग में, और बहुत सारे नेताओं ने रिजाइन दे दिया जब इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो अब प्रेशर सारा जवाहरलाल नेहरू पे था। तो इन्होंने भाई 1952 में अनाउंस कर दिया, चलो जाओ आंध्रा स्टेट बनवा देंगे आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये पहला स्टेट था इंडिया का जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना, आंध्रा स्टेट, आंध्र प्रदेश जिसको आज आप कहते हो। अब फिर धीरे धीरे और डिमांड आने लगी, आंध्रा स्टेट बन गया तो और भी लोग कहने लगे भाई और भी बनाना है, हमें भी, हमारा भी बनवा दो। तो इसके लिए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई। ठीक है, और इसका काम था कि भाई इस कमीशन में जो लोग थे उनको कहा गया आप देखो कैसे कैसे कौन सा स्टेट बनाना है, इसकी स्टडी करो, और मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे बनाना है, ये देख लो कहां कहां से बनाना है। देन उसके बाद कानून लाया गया लोकसभा में, 1956 में ये एक्ट पास हुआ कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, और इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट आ गया। 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई उस टाइम पे। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स अगर बनेंगे तो इससे हमारी यूनिटी या ऐसे सेपरेटिज्म की फीलिंग ना आ जाए और देश में नई प्रॉब्लम्स ना और आ जाए। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने क्यों एक्सेप्ट करा? क्योंकि प्रेशर बहुत आ रहा था, आंध्रा वाला आपको प्रेशर पता ही है, और जगहों से भी प्रेशर आने लगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। ठीक है, और ये था कि अगर अलग से बना दोगे तो उनकी आप एक रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, उनकी आइडेंटिटी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और बहुत डेमोक्रेटिक ये माना गया कि भाई देखो कि अगर आप इसको डिमांड को मान लोगे तो शायद जरूर सेपरेटिज्म कम होगा, इससे बढ़ेगा नहीं, लेकिन नहीं मानोगे तब लोगों में जरूर गुस्सा भर जाएगा। तो इसके अलावा धीरे धीरे और लोगों के मूवमेंट्स चले। ठीक है, और भी कई स्टेट बने, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात है। 1960 में जो लोग मराठी बोलते थे, गुजराती बोलते थे, पहले क्या होता था, एक बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, ये बाइलिंगुअल था, मराठी और गुजराती दोनों बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। तो फिर डिमांड आई कि गुजरात अलग कर दो, महाराष्ट्र अलग कर दो मराठी बोलने वालों के लिए। तो फिर ये डिमांड मान ली गई। ठीक है, गुजरात बन गया गुजरातियों के लिए, महाराष्ट्र बन गया मराठियों के लिए। तो 1960 में ही ये दोनों स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया था। फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 1966 में अगर आप आओगे तो पहले बहुत बड़ा पंजाब होता था। तो जो हिंदी हरियाणवी बोलने वाले लोग थे और एक तरफ थे पंजाबी बोलने वाले लोग थे, तो पंजाब तो पंजाबियों का रहा। इसी तरीके से हरियाणा बन गया, अलग हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं, हिमाचल प्रदेश अलग हो गया। ठीक है, पहले ये सब जुड़ा हुआ था, पहले एक ही था। तो अगर आप देखो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही सब बनाया जा रहा है। ठीक है, पंजाब बनता है पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, हरियाणा बनता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, और हिमाचल प्रदेश को तो अलग ही कर दिया गया था, वो स्टेट ही अलग हो गया था। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब 3-3 स्टेट निकलते हैं। फिर धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी यही डिमांड आने लगी। तो 1963 में नागालैंड बना, 1972 में असम से अलग होकर मेघालय बना। अब यहाँ पर तो ट्राइबल बेसिस पे ये किया गया था, जिसका कल्चर अलग है उसको स्टेट अलग दे दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेट्स नए नए बनते गए। फिर इसके अलावा ये रुका नहीं भाई सिलसिला,
ईयर 2000 में भी न्यू स्टेट्स बने हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ये पहले नहीं थे, ये भी बाद में बने। तो ये स्टेट्स बनते रहे क्योंकि इनकी डिमांड थी भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमें अपनी अलग आइडेंटिटी चाहिए, तो ईयर 2000 में भी ये स्टेट्स बने थे। 2 जून 2014 को 29th स्टेट जो हमारा बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, वो था तेलंगाना। 2014 में बना था, याद रखना, ठीक है। अब कुछ और भी जगहों से डिमांड आती है आज भी, जैसे महाराष्ट्र से कहा जाता है विदर्भ नाम से अलग स्टेट बना दो, वेस्टर्न यूपी को हरित प्रदेश बना दो, नॉर्थ वेस्ट बंगाल को गोरखालैंड बना दो। तो ये डिमांड अभी भी आती है, पर अभी इस पे कोई काम हुआ नहीं है, जो था मैंने उतना आपको बता दिया, ठीक है। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। नोट्स आपको मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे @class12 VSP न्यू ग्रुप। कोई डाउट है तो एकलव्य स्टडी पॉइंट पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे। वेबसाइट है हमारी eklavyastudypoint.com, ये भी आप जरूर विजिट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।